नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जयपुर मेट्रो मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन का एग्ज़ाम पेपर हो चुका है। कैसा रहा पेपर, हम इस वीडियो में एनालिसिस और रिव्यू करने वाले हैं। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हम मोटा मोटी जान लेते हैं कि पेपर कैसा रहा। सो कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप यदि एग्ज़ाम पेपर देकर आए हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा, आपको लेवल पेपर का कैसा लगा। पहले क्वेश्चंस जान लेते हैं जो मिले हैं हमें, उनका आंसर क्या है। उन क्वेश्चंस के आधार पर आप खुद पता लगा पाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। वैसे ओवरऑल यही बताया जा रहा है, टेक्निकल हेल्पर की तरह। टेक्निकल आसान था, नॉन टेक भी ठीक ही था, लेकिन टेक्निकल हेल्पर से अच्छा ही बता रहे हैं ओवरऑल। मतलब नॉन टेक आया तो है लेकिन इतना टफ भी नहीं कह सकते, बट ठीक है, टेक्निकल हेल्पर की तरह पूरी तरह से बहुत छोटा नहीं आया। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जयपुर मेट्रो 11 जून 2022 मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज पेपर हुआ है शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, एक ही शिफ्ट में था। माय डियर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। यानी टेक्निकल में अगर आपकी थोड़ी बहुत कमांड है तो आप पेपर अच्छे से कर पाए होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमने 55 में से 50 प्लस स्कोर कर दिया है। खैर मान लेते 2 से 4 और भी हो जाएंगे तो 55 में से मानकर चलते हैं कि 45 प्लस हर बच्चा कर पा रहा है। ऐसा टेक्निकल था आज का। सबसे सवाल पहला पूछा गया, नॉर्मल घरेलू उपयोग में कौन सा यूज करते हैं। सामान्य घरेलू उपयोग में सर्किट ब्रेकर पूछे गए थे और माय डियर ऑप्शन था एमसीबी। तो घरेलू उपयोग में हम एमसीबी ही लगाते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका आपको पूरा नाम करना था। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका यही आंसर इसमें रहेगा। सेकंड देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, स्क्रू ड्राइवर के बारे में पूछा। कहते हैं कि क्रॉस हेड वाला एक स्क्रू है, स्क्रू को हिंदी में पेंच बोलते हैं, उसे कसने के लिए किस पेचकस का उपयोग आप करेंगे। माय डियर, इसके लिए एक स्पेशल पेचकस आता है जिसे फिलिप्स पेचकस कहा जाता है। आई होप कि आप करके आए होंगे सही उत्तर इसका। एक दो बच्चों ने तो बताया कि हमने हाँ यही किया है। क्रॉस हेड वाला जो होता है, हम नॉर्मल भाषा में उसको स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। एक्चुएटर में वाल्व वगैरह में सेटिंग करने के वो काम आता है, क्योंकि उसमें लिमिट लंबे टाइम तक घूमती है तो स्टार पेचकस जल्दी तक उसको रखा के रखता है। क्रॉस हेड वाला पेंच है, उसे कसने के लिए किस पेंचकस का आप उपयोग करेंगे। फिलिप्स पेचकस आपका सही उत्तर यहाँ उत्तर रहेगा ऑप्शंस में। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा बहुत सिंपल था कि 1 kWh में यूनिट कितनी होती है। तो माय डियर, 1 kWh और 1 यूनिट बराबर होते हैं। 1 यूनिट को ही हम 1 kWh बोलते हैं, यानी किलोवाट आवर और BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बात एक ही है। और 50 तथा 60 ओम के 2 प्रतिरोध है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। 100 वोल्ट की सप्लाई है। परिपथ की धारा आपसे पूछी गई थी। आई होप कि इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। I बराबर V/R करना था, है कि नहीं। देखो वोल्टेज का मान आपको 100 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 110 ओम आ रहा है। सीरीज में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 50 और 60 दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आएगा। करंट की वैल्यू आप देख लो, लगभग 0.9 एम्पियर के आसपास आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके आप मिलान कर लेना। जो भी उत्तर आया हमें बताएं ज़रूर आप कि क्या इसमें सवाल बन रहा था। ठीक है, और उसके बाद में देखो कह रहे हैं कि चालक में ताप वृद्धि होने पर रेजिस्टेंस में कैसा प्रभाव पड़ता है। चालक में ताप वृद्धि पर प्रतिरोध पर प्रभाव कैसा होता है। और वो कह रहे हैं कि गुरुजी ऑप्शन दिया लीनियर और हाइपरबोला। तो माय डियर, इसका लीनियर ही आएगा। लीनियर को हिंदी में रैखिक बोलते हैं। एक चालक में ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है ये। ठीक है, इस तरह से इनका ग्राफ आता है।
तो इस ग्राफ को लीनियर यानी रेखिक बोला जाता है। इसमें आपको हाइपरबोला वाला ऑप्शन नहीं करना था। ठीक है, ये थे 5 क्वेश्चन जो अभी तक आपने देखे हैं, और इन 5 में तो आपका स्कोर 5/5 है, तो कोई इश्यू होगा ही नहीं इसमें तो। ठीक है, 2 बैटरी की वोल्टेज दी हुई थी सीरीज़ में, टोटल वोल्टेज पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे को याद नहीं रहता, मानते हैं हम। तो सिंपल चीज़ है, 2 बैटरी अगर सीरीज़ में है तो VT जो है ना वो दोनों का जुड़ जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। मान लो एक बैटरी 1.5 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी 1.2 वोल्ट की है, तो दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 2.7 वोल्ट। खैर, जिस बच्चे को याद है वो बताना ज़रा इसमें क्या डाटा आपको दिए हुए थे। एग्जैक्ट जो आंसर होते हैं वो ज़रूर आप हमें बताया करो। एक ये देखो, मैंने बार बार आपको पढ़ाया है, कितनी बार पढ़ाया है, ये तो अर्थिंग में मेरे अलावा शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको करवाया हो। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा अर्थिंग फैमिली नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। ऐसी चीज़ें तो आपको बहुत रेयर चांस में करवाई जाती है। TT, IT, NT, ठीक है ना, और IN लिखा हुआ था माय डियर, IN नहीं होता है, और ये NT बच्चे ने लिख करके भेजा है, उसको याद नहीं रहता, TN प्रकार का होता है। TT, IT और TN ये तीनों अर्थिंग के प्रकार है, जबकि IN किसी प्रकार का अर्थिंग नहीं होता है। मैंने अर्थिंग वाली क्लास दी हुई है, आप हमारे YouTube पर इस क्लास को देख सकते हैं, आपको अच्छे से मिल जाएगी, कोई इश्यू जो है आपको इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और आगे देखो, ये पूछा कि इनमें से किस में अर्थिंग प्रोवाइड होती है? इसमें नहीं था, सॉरी, इनमें से था। इनमें से किस में अर्थिंग उपलब्ध होती है? 2 कनेक्शन दिए हुए हैं, पूछा था स्टार डेल्टा में, दोनों में या दोनों में ही नहीं। तो स्टार में अर्थिंग होती है, डेल्टा में नहीं होती, क्योंकि डेल्टा 3 फेज 3 वायर प्रकार का कनेक्शन है, स्टार 3 फेज 4 वायर प्रकार का कनेक्शन है। और हम इसमें जो चौथा तार न्यूट्रल होता है, इसको आसानी से अर्थ कर देते हैं, इसलिए यहाँ अर्थिंग जो है वो प्रोवाइड होती है, डेल्टा में अर्थिंग प्रोवाइड नहीं होती है। आगे देखो, बैटरी का एक सवाल पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस को लेकर, बहुत सिंपल है कि 1.8 वोल्ट की एक बैटरी है, जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं, यानी इससे हमने भार संयोजित किया है, तो भार संयोजित करने पर 0.4 एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित होती है, और टर्मिनल पर वोल्टेज 1.4 वोल्ट हो जाती है। तो बताइए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है। माय डियर, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है E-V/I, यानी नो लोड पर या ओपन सर्किट के समय जो वोल्टेज थी उसमें से लोड के सिरों पर जो वोल्टेज मिली थी वो माइनस कर दीजिए और करंट का भाग दे दीजिए। 0.4/0.4 आ रहा है, तो उत्तर आएगा आपका 1 ओम, यानी उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम है। आई होप कि आप ये उत्तर जो है वो बिल्कुल सही से करके आए होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए। और आगे देखो, इसमें क्या पूछा सवाल, अर्थिंग का फैमिली कौन सा नहीं है? हाँ, रेक्टिफायर वाला। ठीक है, कितने पे 9 क्वेश्चन हो गए क्या? ओके, 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि सवाल पूछा रेक्टिफायर का काम क्या है। अब बहुत सारे बच्चे तो सिंपल ढूंढ रहे होंगे, AC से DC, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा दिया। कहते हैं कि गुरुजी लैंग्वेज जो थी उसमें AC से DC करने वाली लैंग्वेज थी ही नहीं। तो लैंग्वेज था सिनुसोइडल को, ध्यान से देखना ऑप्शन, सिनुसोइडल करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, ऐसा ऑप्शन दिया बता रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी डायरेक्ट नहीं, यूनिडायरेक्शनल करंट में, तो ये ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक दिशीय होता है, सिनुसोइडल को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती, यानी प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में कन्वर्ट करना, ये रेक्टिफायर का काम है, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए।
आगे देखो, कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जो ओवरहेड लाइन में फेरेंटी प्रभाव से संबंधित था। वो बच्चा कह रहा है मुझे गुरुजी पूरी तरह से याद नहीं है। ओवरहेड लाइन में लंबाई से धारा बढ़ जाती है तो क्या होगा। फेरेंटी प्रभाव पर था, ऑप्शन समझ से परे थे, सारे ऑप्शन दिए, सीरीज कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर, शंट एडोप्टर, सीरीज एडोप्टर। ये शायद एडोप्टर नहीं रिएक्टर होता है, मैं बताऊं तो। दरअसल देखो फेरेंटी प्रभाव का निराकरण जो होता है ना, शायद मैंने बताया भी था आपको पहले भी कई बार, फेरेंटी प्रभाव का निवारण जो होता है वो शंट रिएक्टर से होता है, ठीक है ना। रिएक्ट मतलब जो एक्चुअल में फेरेंटी प्रभाव जो आता है वो कैपेसिटी से आता है, तो कैपेसिटेंस के अपोजिट अगर आप उस पर रिएक्टर यानी इंडक्टर लगा देते हैं तो फेरेंटी प्रभाव जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी वो जब आंसर की आएगी तो अपन उसको देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कौन सी मोटर ऐसी है जो ट्रांसफॉर्मर की भांति काम करती है, सेम टू सेम। तो ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम टू सेम इंडक्शन मोटर का होता है। कहते हैं कि बाकी सब तो सीरीज मोटर थी, 3 सीरीज वाली मोटर थी, जबकि एक इंडक्शन मोटर गुरुजी ऑप्शन में था। ठीक है, फिर इंडक्शन मोटर वाला ही करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया था R बराबर रोह इंटू एल अपॉन ए, और इसमें कह रहे हैं कि रोह क्या है ये पूछा था और उत्तर दिया था रेजिस्टिविटी। तो यही होगा, प्रतिरोधकता होती है और ओम मीटर इसकी इकाई होती है। रेजिस्टेंस का सूत्र में रोह का नाम क्या था ये पूछा गया है, तो सिंपल है ना, रोह रेजिस्टिविटी को संकेत करता है, ओम मीटर इसकी इकाई में होता है। और कह रहे हैं कि एक था कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से कौन सा वोल्ट नहीं है ये पूछा है। मतलब 4 ऑप्शन दिया क्वेश्चन था, निम्न में से कौन ऐसा है जो वोल्ट नहीं है। वोल्टेज नहीं है तो देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या थे मैं आपको बताऊं। ऑप्शन दिया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, एमएमएफ और पोटेंशियल एनर्जी। तो माय डियर इसका उत्तर पोटेंशियल एनर्जी आएगा मुझे लगता है, क्योंकि एमएमएफ भी एक प्रकार का बल ही है, विद्युत वाहक बल की भांति है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, एमएमएफ ये तीनों एक चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो अलग होती है। हालांकि फॉरबिडन एनर्जी के मान में अगर आप ले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, वो एक अलग क्वेश्चन है। और रिलक्टेंस के समान इलेक्ट्रिकल में कौन होता है, तो इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, क्या है ना। विद्युत परिपथ में रिलक्टेंस के समान कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध कर देंगे, ठीक है। और एक और सवाल पूछा, कह रहे हैं कि रिलक्टेंस अगर हाई है ना, रिलक्टेंस हाई है देन एमएमएफ क्या होगा। माय डियर एमएमएफ कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर रिलक्टेंस हाई है तो उसका चुंबक वाहक बल जो है वो बिल्कुल निम्न होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं टेक्निकल हेल्पर की भांति नहीं। और ओवरऑल मैं समझूं आपको तो ये इसलिए हो रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप सबकी टेक्निकल्स पर कमांड बहुत अच्छी है, इसलिए आपको टेक्निकल्स जो है वो आसान लग रहा है। वास्तव में टेक्निकल आसान, ये एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप ये नहीं बोल सकते कि गुरुजी कुछ नहीं आया था, बस इसलिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। बाकी वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लो। फुल ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो पूरा पेपर आपको सोल्व करवाएंगे। इसरो वाला पेपर मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत धन्यवाद।